नमस्कार मित्रों, मैं पीयूष कुमार गुमनाम सितारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं RS श्रीवास्तव सर हैं। मोहन मेहता विद्याश्रम भरवारी के अंग्रेजी के अध्यापक रह चुके, वे इंचार्ज भी रह चुके हैं, जो 29 वर्ष कार्य करने के बाद वहाँ से इस्तीफा दे चुके हैं। आज हम सर के संघर्ष और विचार के बारे में जानेंगे और उनसे बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं RS श्रीवास्तव सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, कैसा रहा आपका जो यात्रा थी, लंबी सफ़र था जीवन का और संघर्ष का, वो कैसा रहा? हाँ, भरवारी में जब मैंने 1996 में जी ज्वाइन किया था जी इंग्लिश टीचर के रूप में, और फिर उसके बाद एकेडमिक इंचार्ज रहे, तो उस समय विद्याश्रम भरवारी यूपी का नहीं, इंडिया का एक माना हुआ स्कूल था और फुल्ली रेजिडेंशियल था। केवल हॉस्टल में ही बच्चों को पर एडमिशन मिलता था, लोकल बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिलता था। तो मेरा ये सौभाग्य ही था कि मैं ऐसे स्कूल में आया। भरवारी एक टाउन ही है, लेकिन ये जो विद्याश्रम है, मेहता विद्याश्रम, और भारतीय विद्या भवन के अंडर में संचालित होता है। तो ये मैं तो सौभाग्य ही मानता हूँ, बहुत मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आया और मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला। जी सर, हमने बहुत सुना है मोहन मेहता विद्याश्रम स्कूल के बारे में कि यहाँ पे नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, इनको एडमिशन के लिए अलाउ ही नहीं था। जी, वही तो मैंने बताया अभी। हाँ, सारे बाहर के स्टूडेंट होते थे। जी, तो आपका जो अध्यापक की जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना है? देखिए, अध्यापक आप कह सकते हैं, टीचिंग इज़ माय पैशन। एक अंदर से जैसे आपके मन मुताबिक काम मिल जाए। नौकरी तो तमाम है। हाँ, नौकरी तो पेट पालने का धंधा मात्र होता है। कोई बिजनेस कर रहा है, खेती कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ तो पेट पालने के लिए, नौकरी पेट पालने का धंधा है। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि यहाँ स्कूल में जो माहौल था, एक अच्छा माहौल था, एक आदर्श, तो उसमें मैं अपना जो भी अनुभव है, जो मेरे सिद्धांत हैं, उनको लागू करने का मौका मिलता था। मैं इंग्लिश टीचर था और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर काफ़ी सम्मान भी मिला। और जर्नी टीचर के रूप में यहाँ ज्वाइन करना जी, उसके पहले मेरा MPPCS में 89 में, 1989 में जी प्री क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया। इंटरव्यू में मैं आई गॉट 27th रैंक 1989 में। 98 में उस समय आप प्री क्वालिफाई। तो जब मैंने 87 में MA इंग्लिश किया था जी, तो उसके तुरंत बाद मैंने करीब 1.5-2 साल डिग्री कॉलेज में पढ़ाया था। और फिर यहाँ वैकेंसी आई तो मैंने यहाँ अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ से 89 में मैंने छोड़ दिया डिग्री कॉलेज, क्योंकि मैं अब तो SDM बन गया। ऐसा सपना था, बहुत अच्छी तैयारी भी थी उस ज़माने में। होता भी है कि हमने उससे लिए तैयारी भी की है। जी, और 88 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IS प्री क्वालिफाई किया था, लेकिन मेन क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट था। जी, तो वहाँ से फिर अब तो नौकरी, उस समय तो पहले PCS अफसर होने की वजह से फिर मैंने कहा अब तो वहाँ हो जाए, यहाँ कौन रहेगा। तो उस समय अपॉइंटमेंट एडहॉक पे ही था, रेगुलर अपॉइंटमेंट उस समय नहीं था, नया कॉलेज था। तो वहाँ जा कर के कुछ वो अबाउट 40,000 का वहाँ पर डिमांड थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, घूस हमको लेना नहीं है, देना नहीं है। तो टीचिंग लाइन में ही मुझे शुरू से अच्छा लगता था। मेरे पिताजी भी टीचर थे, राजा मार्तंड प्रताप इंटर कॉलेज रीवा में। तो शायद वही वजह होगी। तो नौकरी फिर अभी यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि 95 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे जी, और लोअर सबऑर्डिनेट में। तो मेरा SDI में और इसमें नायब तहसीलदार में, दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। अपॉइंटमेंट रखा हुआ मेरे पास। तो मेरे फादर इन लॉ, उसमें मेरी शादी 88 में हो गई थी, तो मेरे फादर इन लॉ लेके आए वो, और वो लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, जब ज्वाइन करेंगे भाई अब लड़का ये अफसर हो गया। तो लेकिन मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे यही रहना है। विद्याश्रम में आपने चूज नहीं किया? नहीं, क्योंकि भाई उसमें एक डिफेक्ट ये मुझे लगा पर्सनली कि फेयर जो सिलेक्शन नहीं है। तो अब जब फेयर सिलेक्शन नहीं होता जी, तो फिर हमें बेईमान बनना पड़ता है, फिर घूस लेना पड़ता है। तो फिर हम समाज सेवा कैसे कर पाएंगे? वो पब्लिक सर्विस है, वो
समाज सेवा है, जन सेवा है, लोक सेवा जिसे कहते हैं, लोक वो सेवा हमारी आयोग है, कोई निजी चीज तो नहीं है। कहने भर के लिए लोक सेवा आयोग है वो, वेरी सॉरी टू से, लेकिन सेवा नहीं, ये तो सच्चाई है सर, है ना, ये तो सच्चाई है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, ये यहाँ पर मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड भी था और मेरे मन का काम था ये। आपका जो पैशन था उससे देखिए related पैशन काम कोई भी, मैं एक बात ही कहना चाहूँगा आपसे इस आपके इस चैनल के माध्यम से जी। कि काम कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन आपके मन का काम होना चाहिए। जो दिल से आज आप एक सर्वे आप देखिए कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर्स हैं जिनकी सैलरी करोड़ों में है जी। पर मंथ, वो सुसाइड कर रहा है। वो अपनी जॉब से खुशी है ही हाँ, नहीं अपने काम से खुश नहीं। व्हेन यू एंजॉय योर वर्क, जी। दैट इज द रियल सर्विस टू द सोसाइटी एंड टू द गॉड। जब अपने काम से आप संतुष्ट हैं तभी आप समाज की सेवा कर पाएंगे और भगवान की भी सच्ची सेवा है एक तरह से। हाँ, वो मन से काम होगा ना, वो बिल्कुल हाँ, से तो होगा। फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया जी। और तब से अभी तक ये अभी मैंने 12 जुलाई 2025 को मैंने रिजाइन कर दिया। आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? अब करियर में जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का एक जो सपना था, लेकिन अंदर से जो एक पैशन होता है आपके काम करने का, कि जैसे हॉबी लोकल उसमें भाषा में कह सकते हैं कि मेरी हॉबी है, काम अलग है, नौकरी अलग है, एक हॉबी भी होती है। जी। जो हॉबी का मतलब एक अंदर से जो क्रिएटिविटी आदमी के अंदर है वो बाहर आती है, उसमें खुद आदमी समा जाता है। नौकरी क्या है, वो उतने ही फ्रेम में करना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, जी। क्योंकि उसमें कई लोगों का बंधन है, नहीं हमको ये चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको उसमें क्रिएटिविटी नहीं हो पाती, उतनी ज़्यादा संभावनाएं कम हो जाती है। और जब आपका एक कोई पैशन हो, जैसे टीचिंग इज माय पैशन, तो जब टीचिंग लाइन पे मैं आ गया तो ये हुआ, वो मेरे टर्निंग पॉइंट था, सबसे तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। टीचिंग से बड़ा टर्निंग पॉइंट था जी। आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं, यानी क्या मानते हैं? देखिए उपलब्धि तो मानव जीवन की, सबसे नौकरी तो एक पेट पालने का धंधा है, एज आई टोल्ड यू। जी। तो उपलब्धि देखिए है गुरु की प्राप्ति। गुरु की प्राप्ति अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए, सदगुरु की हो जाए, तो फिर क्या बात है। और मुझे सदगुरु जो इन्हें हम महाकाल के अवतार मानते हैं, प्रज्ञा अवतार मानते हैं, तो वो जब मिल गए तो फिर उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता। उससे बड़ी कोई उपलब्धि है ही नहीं। उससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है? क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। उनकी एक 2 वॉल्यूम में किताब उन्होंने लिखा, 3400 किताबों में, तो मेरे पास है पूरा लाइब्रेरी में साहित्य, आपने देखा है। तो उसमें जीवन देवता की साधना आराधना, किसको साधना है? स्वयं के जीवन को। और किसकी पूजा करना है? स्वयं की ही आराधना, जैसे हम भगवान की आराधना करते हैं। जी। तो उन्होंने 3 चीजें बताई थी। उपासना, मतलब भगवान की उपासन का मतलब है व्रत रखने से नहीं, जो लोग आज मान लेते हैं उपवास रखें। उप का मतलब होता है नजदीक, और वास का मतलब होता है बैठना, रुकना, ठहरना। तो उनके पास बैठना, किसके पास बैठना चाहिए? अच्छे लोग पास बैठ, तो अच्छे लोग तो मिलेंगे नहीं, तो किसके पास बैठे? पहले स्वयं पास बैठ जाओ, स्वयं, और फिर और बड़ा करें तो भगवान। तो उपासना करना है। उपासना किसकी करना है? भगवान की। साधना किसकी करना? स्वयं को साधना। जैसे एक बछड़े को साध लिया जाता है, एक शेर को साध लिया जाता है, वो सर्कस में करतब दिखाने लगता है। बंदर को साध लिया जाता है तो वो डांस करके एक आदमी की जीवन, उसकी जीविका चला देता है, और वही बंदर काट खाएगा अगर सधा हुआ नहीं है तो। तो आज का आदमी वही हो गया है, सधा नहीं है, क्योंकि साधना से सिद्धि का जो मंत्र है वो परफेक्ट। साधना करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। और किसको साधना? यहाँ लोग दूसरों को साधने में लगे हुए नहीं, पहले स्वयं को साधो, स्वयं को संभालो, पहले स्वयं को अच्छा बनाओ। इतना अच्छा बनाओ कि दूसरे लोग, सबसे पहले अपने परिवार के लोग, आपके अपने बच्चे, पत्नी, एक आप आदर्श पति हो, अच्छे पिता हो, जी। फिर अच्छे नागरिक हो,
अच्छे पड़ोसी हों। तो ये साधना। उसके बाद आराधना। आराधना, तब फिर आराधना में क्या होता है, समाज की सेवा। ये हमारे गुरु जी ने बताया। तो ये सदगुरु मिलने के बाद ही, ऐसा साहित्य मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और मैं जब हरिद्वार गया तो आपको बताऊं जी, वहाँ जो इस विश्व का, इस धरती का जो सबसे बड़ा मंदिर है जी, वो केवल 15 फीट। मंदिर तो बहुत बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, कई कई मंजिलें और कई कई रिकॉर्ड बन रहे हैं। 15 फीट में विश्व का सबसे बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा अच्छा मंदिर जो मुझे लगता है, जी, 3 बाई 6 के 5 शीशे लगे हुए हैं। और उस पे बाहर एक खूब बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है, भटका हुआ देवता। जी, भटका हुआ जी, देवता। ये हमने देखा है। तो मनुष्य की जो परिभाषा क्या है, मनुष्य क्या है, आप अगर पूछें तो क्या हुआ, परिभाषा उसकी क्या होगी? मनुष्य एक भटका है देवता, मगर भटका हो। एक्चुअली हम भी जब हरिद्वार, शांतिकुंज हरिद्वार गए थे, तो वहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है और उसके सामने अगर आप, 5 शीशे लगे हुए उसमें लिखा हुआ है और 5 वेद वाक्य लिखे हुए हैं। पहला है सोहम, जी, मैं वही हूँ जो ईश्वर है। जी, शिवोहम, मैं शिव अर्थात कल्याणकारी हूँ। जी, फिर सच्चिदानंदोहम, सत्यचित आनंद जो भगवान के 3 विशेषताएं हैं। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि जो एटम ब्रह्म में है वही एटम हमारे अंदर बॉडी में। जो एटम 1,00,000 टन लोहे में है वही एटम, एक एटम में भी, एक लोहे के एटम में वही प्रॉपर्टी है। जी, प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी ना। तो 5वां है तत् त्वम असि, तुम वही हो। तो खुद की फोटो उसमें देखना होता है। फुल साइज मिरर है, जी, जी, तो पूरी फुल टॉप टू बॉटम पूरा फोटो आपकी दिखेगी, अंगूठे से लेकर सर तक। अपने आप को उसमें देखिए 1 मिनट और एहसास करिए कि मैं क्या हूँ। तो 5 रूप आपके जी। सामने आ जाएंगे। वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, जो हमने महसूस किया, काफ़ी शांति वाली। वहाँ पे 2,500-3 हज़ार लोग तो प्रॉपर चलते हैं, प्रॉपर। हाँ, वो तो अब तो बहुत बड़ा हो गया है। जहाँ पे 2,500-3 हज़ार लोग हों, वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, शोर लोग। अरे अब तो करीब 20,000 लोग परमानेंट रहते जी हैं वहाँ। हाँ। लेकिन जब हमने वहाँ पे गए देखें तो बहुत एक अद्भुत था। हम वहाँ पे 10 दिन का हमारे, देखिए वहाँ का जो वातावरण है, वो यज्ञ सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है जी, और वो 11-12 बजे, तो जब तक जितने आगंतुक हैं, जितने गेस्ट आते हैं, जितने दर्शक आते हैं, घूमने फिरने वाले आते हैं, सब वहाँ यज्ञ करते हैं। उसके बाद भोजनशाला में जाते हैं, वहाँ भोजन करेंगे। भोजन तो अखंड है, अनंत है, वहाँ तो चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता चलता है ना। तो जो माता भगवती देवी शर्मा भोजनालय है, जी, तो इतना बड़ा है, उसमें सेवा सब हम ही आप लोग करते हैं। वहाँ कोई जी, सर्वेंट नहीं लगे हुए हैं कि वो कुक लगे हुए हैं, नौकरी पेशे वाले। सब सेवा भाव से बनाते भी, वही खिलाते भी हैं, वही सब खाते भी हैं। जी। तो ये चीज़ है। सर, गायत्री परिवार से जुड़ने के पहले और जुड़ने के बाद अभी तक आप में क्या क्या ऐसे चेंजिंग आपको दिख रहा है कि वो देखिए, अंतर तो जमीन आसमान का है। जी, इसको मैं शायद शब्दों में भी नहीं कह सकता, वाकई नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि शब्दों के जुड़ने के पहले तो हम तो जैसे सभी लोग जी रहे हैं, जस्ट लाइक पिग्स, सुअर की तरह का। जी, मतलब अपने जीवन को कभी समझा ही नहीं कि हम हैं क्या। तो जब गायत्री परिवार से जुड़े, गुरु जी के विचारों से जुड़े, जैसा मैंने बताया कि अखंड ज्योति पत्रिका, जी, तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है। विचार, अब भगवान क्या है? एक शब्द ही तो है। उनके विचार से चलते हैं। भगवान लिखिए, जी, भगवान लिख गया, क्या है वो? एक शब्द है। भगवान को किसी ने देखा तो है ना? नहीं। भगवान एक शक्ति है। और गुरु क्या करता है? उस शक्ति को जितनी जरूरत है उतनी ही देना है। जो ऐसा करता है वही गुरु है। अब नहीं कि वो 220 वाले बल्ब को जो है 440 दे दे तो उड़ जाएगा। जी, उसकी क्षमता के हिसाब से। हमारा CPU जी, जी सर। उड़ जाएगा। तो हमें गुरु की जो बातें हैं उनको महत्व देना है।
गुरु को नहीं। उनकी बात हो। गुरु तो आम आदमी की तरह, वो भी खाना पकाना घूमना फिरना जो भी हम करते हैं वो भी करता है, कोई व्यक्ति करता है, लेकिन जो उनके विचार हैं वो तपस्या से निकले हुए हैं। शायद ही इतना कोई तपस्या किया हो जितना हमारे युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने किया। ऐसा कोई तपस्वी दिखता है आपको? टीवी में भाषण करने वाले, हाथ देख के भविष्य बताने वाले, तमाम तरह के आजकल ब्रांचेस हैं, लेकिन तपस्वी नहीं मिलेगा आपको। जो भी एक एक शब्द उन्होंने लिख, अच्छा स्कूल नहीं गए, चारों वेदों पर उन्होंने भाष्य लिखे, कमेंट्री लिखी चारों वेदों पर जी, संस्कृत में, और जब स्कूल नहीं गए तो कहाँ से वो ज्ञान तो ज्ञान जो है, ज्ञान और जानकारी, ज्ञान प्रकट होता है अंदर से। कबीर और रैदास स्कूल गए थे क्या? नहीं, हमने तो पढ़ा। गुरु नानक स्कूल गए थे क्या? गए थे? नहीं गए थे। लेकिन कबीर अनपढ़ आदमी, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, बड़ी बड़ी चीजें कबीर के ऊपर, कबीर के जीवन पर, उनके विचारों पर, उनकी वाणी पर, जो उनके दोहे हैं, जो विचार हैं, उन पर अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग कई लाख पीएचडी हो चुकी है, रिसर्चेज हो चुकी है। ये फॉर योर जनरल नॉलेज बता दूँ आप। कभी तो स्कूल गए, उनके ऊपर लोगों को पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री मिल रही है। किसके ऊपर? जो कभी स्कूल उसको जानने के लिए, जानने की प्रक्रिया में लोग डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर ले जा रहे हैं। तो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, बाहर से जो चीजें हमें जानकारी मिलती है वो जानकारी है, सब जानकारी है। ज्ञान अंदर से ही प्रकट होता है। जब आप अंदर, अपने अंदर जो वो 5 वाक्य आप पढ़ेंगे, सो हम, तो अच्छा ये ज्ञान होगा कि मैं तो वही परमपिता परमेश्वर का ही अंश हूँ, फिर मुझे काहे करना, क्यों घबराऊं मैं? जब भगवान हमारे साथ है तो हमें घबराने की क्या जरूरत? समस्याओं, हमें अपने को कमजोर मानने की जरूरत है। आज का जो नवयुवक है अपने को कमजोर मान, बहुत जल्दी हार मान जाता है। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं, सरकार ऐसी है, ये नहीं होने, नहीं। जब आपको अपनी शक्ति का, आत्मिक शक्ति का, अंदर की शक्ति का एहसास हो जाएगा, ज्ञान हो, जानकारी नहीं, ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूँ, तो वो मंदिर मुझे विश्व का सबसे अच्छा लगता है। और मंदिर में क्या है, वहां मुझे कौन दिखता है? शीशे में मैं ही दिखता हूँ। अच्छा, वहां पे जी। और सब जगह मैं नहीं दिखता। उसमें मुझे कहना कि वाह, मैं उस परमपिता परमेश्वर का ही अंश हूँ, मैं परम ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, मनस्वी, यशस्वी। तो आप जब कहेंगे अपने आप को, अभी तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इसमें मिरर थेरेपी, मिरर में, मिरर के सामने आपको 5 मिनट खड़े होना है। बस आपको कहना है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, सबसे खुश आदमी हूँ। शॉर्ट में इंग्लिश में कहें तो शीशे में आप खड़े हो जाइए जी। ये बहुत रिमार्केबल बात है ये। दिस विल वर्क वंडर इन योर लाइफ। चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ में, चमत्कार हो जाएगा। मुझे आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बस 3 बातें कहिए, 3 शब्द। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। चाहे जितने बीमार हो, कैंसर भी हो, आप कहिए मैं दुनिया का सबसे स्वस्थ प्राणी हूँ, हो जाएंगे आप। कैंसर खत्म। ये बात से हम भी कभी आजमाए हुए हैं। जैसे आपको रात में कोई तकलीफ हो जाए, तो जो तकलीफ है उस चीज़ का मेडिसिन भी ना हो घर में, कोई मेडिसिन हो, अगर उठा के आप खा लिए तो आपको तकलीफ ये दूर हो जाता है कि हमने कुछ खा लिया है, राहत मिल जाएगी। सोच, जो जैसा आप सोचते हैं तो अपने आप को जैसा आप बताएंगे वैसा ही हो जाएंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छी एक मैंने रियल लाइफ स्टोरी पढ़ी थी। एक प्रोफेसर साहब ने एक्सपेरिमेंट, इस टॉपिक ये था कि पीपल बिलीव व्हाट दे आर टोल्ड टू बिलीव।
लोग वही विश्वास करते हैं जो उनको विश्वास करने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है। तो उन्होंने 3 बॉटल लिया, 2 में कलर्ड वाटर और 1 में प्लेन वाटर। और क्लास में वो कार्क उसका खोला और देखिए, माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट गॉट दिस एसेंस फ्रॉम फ्रांस। ये देखिए, ये रोज एसेंस है, गुलाब का ये इत्र है। यू कैन फील द स्मेल। ढक्कन खोला, होल क्लास वॉज स्पेल बाउंड। व्हाट ए स्मेल सर, रियली सर, क्या खुशबू है सर, आखिर फ्रांस से मंगाया आपने। हाँ हाँ, वहाँ जो मेरा कि उसमें है भी नहीं। ओके, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस कॉर्क एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन नेक्स्ट। जैस्मिन फ्लेवर, चमेली की खुशबू। होल क्लास स्मेल्ट इट, चमेली खुशबू। भर गया पूरा कमरा, पूरा हॉल, 100-150 बच्चे बैठे। और देखो ये, दिस इज प्लेन वाटर, 3rd वाला। डू यू फील एनी स्मेल? नो सर, कोई स्मेल। पानी, वाटर इज ओडरलेस, कलरलेस, पानी में कहाँ खुशबू होती है सर? हाँ, राइट। देन ही कॉल्ड 3 स्टूडेंट, कम। तीनों के ढक्कन खोल करके, तीनों एक साथ हर बच्चे की नाक में लगाओ, उनसे पूछो इसमें कोई खुशबू है? तीनों लेके गए, कहने नहीं, फिर जाओ पूरे सब हर बच्चे के पास जाओ, पर्सन टू पर्सन, कोई छूटे नहीं। एवरीबडी सेड, हर आदमी यही कह रहा है कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब जब वो आके बैठ गया तो एक बच्चे ने पूछा, सर ये खुशबू आई कहाँ से? बोले, अजीब बात करते हो, कोई चीज आएगी, ये खुशबू कहाँ चली गई सर? ये बच्चा, अभी तो खुशबू थी जी सर, कहाँ चली गई खुशबू? तो बोले, बेटा, प्रोफेसर साहब बोले, बेटा पहले कोई चीज आएगी तब ना जाएगी। पहले इसमें अच्छा, अब तुम बताओ कि खुशबू आई कहाँ से थी? जो पहले आपको लगी थी। अब वो कहेंगे, सर आई थी खुशबू, कहाँ से आई थी? बोले, आई थी तो अब आप बताइए गई कहाँ? आई थी तो हम, एक मैं थोड़े झूठ बोल रहा हूँ, 100 लोग बच्चे क्लास में, भरा क्लास है पूरा। और स्पेशल का था तो और लोग देखने के लिए आ गए थे कि देखते क्या बताते हैं प्रोफेसर साहब। जो नहीं आता था कभी वो भी आया था उस दिन। तो कहा कि जहाँ से आई थी वहीं चली, इसमें क्या खास बात है? बोले, आई कहाँ से थी? आई वहीं से थी। कहाँ थी? हमारे ब्रेन ने उसको क्रिएट किया था, बनाया था। हम जैसा दिमाग ब्रेन को देते हैं, इतना स्ट्रांग कमांड दे दिया। तो मिरर में क्या दिया आपने? स्ट्रांग कमांड। गुरुजी ने मिरर क्यों लगाया? और कोई चीज यूज क्यों नहीं किया? और कोई कॉन्सेप्ट आज तक तो मुझे विश्व में कहीं नहीं मिला ऐसा मंदिर। जी, है ही नहीं। किसी को इतनी अकल ही नहीं, किसी को इतना ज्ञान ही नहीं हुआ कि ऐसा बनाए। तो उन्होंने बनाया। तो जैसा आपने कमांड दिया, आप खुद ही क्रिएटर हैं, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विधाता है। जी, जो आज मैं हूं, मैंने स्वयं ही अपने को बनाया है, गढ़ा है, रचा है। दूसरे का इसमें कोई सहयोग नहीं है। जी, मैं जैसा सोचता हूं कि मैं ऐसा हूं, तो रोज अगर आप कहें कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, तो हो गए आप हैं। यानी अपने आप को अच्छा मानेंगे, अच्छे विचार आएंगे। रोज आप अगर कसरत करें शीशे के सामने तो बाइसेप्स निकल आते हैं। जी, जी, जी। और लगता है कि अब कल से तो बेहतर हो रहा है यार। इसका एक उदाहरण है, जैसे जो लोग जिम जाते हैं, तो जिम में शीशे लगे होते हैं ना। हाँ, अगर वो पहला दिन जिम किया, कुछ आ गया है। जो कि हो तो कुछ नहीं है पहला दूसरा दिन, केवल उसके विचार बदल जी, रहे जी। हैं। आई एम इम्प्रूविंग। और अब देखो ब्रेस्ट, चेस्ट निकल रहा है और ये निकल रहा है और ये, तो अब उसको क्या है ना। अब मेरी बॉडी जो है सुडौल हो रही है और स्मार्ट हो रहा हूँ। स्किप कर दो। तो ये जो है हो गया। सर, क्या आपको अपने जब आपने जॉब किया उसका पहली सैलरी आपको कितना, क्या 1 मिनट से स्किप कर दो। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने रिजाइन दिया तो हमें जानना चाहते हैं उस दिन आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था कि आप अचानक एक पेपर लिए और उसमें अपना रिजाइन लेटर पूरा लिख कर और जमा कर दिए हैं। अब ऐसे कोई प्री प्लानिंग तो नहीं थी। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। हुआ ये कि जैसे मन में, जब मैंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली थी 2010 में,
10 मई 2010 को हम लोग गए थे। तो अंदर से एक संकल्प तो लिया था कि भाई कुछ समय 24 घंटे में 2 घंटे समयदान और अपनी कमाई का 10 से 20% अंशदान, इसका संकल्प हमने लिया था। हमारे साथ एक और टीचर थे, वो भी त्रिपाठी जी, आर्ट टीचर थे, तो वो भी लिए थे, दोनों हम लोग साथ ही लिए थे। 5-6 घंटे की दीक्षा होती है, लगभग दिन भर लग जाते हैं उसमें। तो तभी से मन में कोई चीज़ ऐसे बीज पड़ा हुआ था। तो कह सकते हैं कि हो सकता है वो बीज फल के रूप में आ गया हो। तो हुआ ये कि उस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग थी, 12 जुलाई को, सेकंड सैटरडे था जी अभी 2025 में। जी। तो लखनऊ से मैं, चूँकि भारतीय संत ज्ञान परीक्षा का जिला संयोजक भी हूँ, तो राधेश्याम त्रिपाठी जी हैं हमारे, तो जिला उप जोन के समन्वयक हैं। तो उनका फ़ोन आया कि सर अभी जॉब में है कि रिटायर हो गए। तो मैंने कहा नहीं सर, अभी तो मेरी 13-14 महीने नौकरी और है। तो उन्होंने एक लाइन कही कि अरे नौकरी करते रहें कि गुरु जी का भी कुछ काम करें। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल जैसा आपका आदेश सर, गुरु जी काम तो पहले करेंगे जी। नौकरी तो पेट पालने का धंधा है भाई, ये डस्टबिन तो कभी भरेगी नहीं। ये आई कॉल इट डस्टबिन। जी जी। तो हमने कहा नहीं, जैसा आपका आदेश। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। अच्छा, उनको ये इतने गंभीरता से नहीं लिया हो सकता है। कहा ठीक है सर, मेरा एक फ़ोन आ रहा है, मैं अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं गया ऑफिस, पेपर लिया, लिख दिया रिजाइन जी। बस 5 लाइन में, आई डू हियर बाय रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट। और बाई चांस डायरेक्टर भी आ गए उसी दिन, उस प्लांटेशन सेरेमनी थी। वो आए, आधे घंटे बाद मैंने उनको दिया, कहीं क्या करना, ये क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा नहीं सर, अब नौकरी करने की इच्छा नहीं है और एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया? हम कहा तो कर लिया, लिख दिया। सर उसके बाद जो कॉलेज का और घर का जो प्रतिक्रिया थी लोगों का, वो क्या था? अरे गजब। अब लोगों के लिए तो शॉकिंग था। जी जी। वहाँ जो 3-4 टीचर बैठे थे, जी। तो अरे ये क्या कर रहे हैं आप, और ये पागल हो गए क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो आपकी इतनी अच्छी नौकरी, कोई 1-1.25 लाख रुपए की नौकरी कौन छोड़ता है भाई? जी। तो ऐसा तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये है वो। घर में तो जब मैं आया तो करीब 2 बजे, 2:30 बजे, तो मैंने अपडेट कर दिया अपनी बेटे बहू को, बेटियों को, कि मैंने वो लेटर ही भेज दिया उनको व्हाट्सएप पे। तो वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए। तो और पत्नी को करीब रात को 9 बजे पता चली ये बात। मेरा भांजा भी पढ़ाता वहीं, तो फ़ोन किया कि हम ऐसा ऐसा हो गया। तो कहीं हमको तो बताते नहीं है कुछ। तो मैंने कहा ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं था, कोई चीज़ तुमसे छुपाएं। जी जी। लेकिन ये कि इच्छा तो थी मन में, और अब भगवान की, गुरु जी की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर, अहेतु की कृपा जिसे हिंदी में कह सकते हैं, कि उनका कोई हेतु, उनका कोई उसमें लालच नहीं है कि मैं उनके लिए काम करूं। वो तो खुद ही सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। हम तो केवल माध्यम मात्र हैं। तो बस यही हुआ, और उन्हीं की इच्छा से ही सब हो रहा है, क्योंकि सब कुछ दे दिया भाई। मेरे 4 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, नौकरी चाकरी, इसमें 2 गस्टेड अफसर हैं, सारी चीज़। तो फिर हमें जरूरत दिख रहा है। जी, बच्चे मकान भी बन गया। जी सर। हाँ, उनकी इच्छा से ऐसी कृपा रही तो सब कुछ अच्छा हो गया, ये बात। सर स्कूल में आपका कोई ऐसा फेवरेट स्टूडेंट रहा हो जो उसके जाने के बाद आपको बहुत ऐसा लगा हो कि? अब देखिए, फेवरेट स्टूडेंट तो हमारे लाइफ में तो बहुत हैं। बरवारी में भी बहुत से लोग हैं। डॉक्टर मयंक हैं, वो टॉपर रहा है, CPMT ऑल ओवर इंडिया 2nd रैंकर था वो। और इस समय वो KGMC से जो है MBBS किया, फिर वो उसके बाद MD है वो आर्थो में। तो इतना अच्छा बच्चा है वो जी। इस तरह के तमाम बच्चे हैं। इसमें करीब 4-5 बच्चे तो जज हैं इस समय, और 3 बच्चे तो रॉ में ऑफिसर हैं। CBI में बहुत से लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, और ये तो अनगिनत है, मतलब कई हजारों में होंगे। लेकिन बच्चों के, पहले के बच्चों में जो था ये, अब के बच्चों में नहीं रहे। पहले के बच्चे बड़े डिसेंट हुआ करते थे, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब आपको बताऊं कि नौकरी छोड़ने का वन ऑफ द मेन रीजन एक ये भी हो सकता है जी, क्योंकि अंदर मन में एक टीचर को होता है ना, क्योंकि टीचर टीचिंग इज माई पैशन। तो जब पैशन हो आपका और सामने वाला सुनना ना चाहता हो, तो अंदर एक कुढ़न होती है, जिसे फ्रस्ट्रेशन होता है। वही बात तो होती है, बच्चे सुनते नहीं। क्यों?
अब उनके हाथ में मोबाइल है हर बच्चे के, कुछ तो इस क्लास में भी लेके चले आते हैं। जी। रात भर वो रील स्क्रॉल करते हैं, रियल लाइफ से कट ऑफ है। तो रात भर जो रील चल रही है वो दिन में यहाँ चलती रहती है। वो मेरी बात सुनते ही नहीं, अटेंशन ही नहीं देते, कोई काम करके नहीं लाते, कोई कुछ नहीं करते, और पेरेंट्स इस बात पर ध्यान नहीं देते, वो टीचर की भरोसे क्योंकि बैठे। ओवर केयरिंग है। देखिए आज की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं। एक, खुद आदमी ओवर थिंकिंग में परेशान है, स्ट्रेस, अपने आप में। एंजाइटी, जो टेंशन, उसकी है भी नहीं, फिर भी अपने ओवर आप में। थिंकिंग, और ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, अनावश्यक सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा वो है, अनंत काल में जी रहा है। ओवर थिंकिंग। जी। जमीन तो खुद ही नहीं है वो। बच्चों को क्या किया, ओवर फैसिलिटी दे बैठे। मेरे पिताजी अगर मैं 1 रुपए मांगता था तो हो सकता है 2 पैसे दे देते हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रहते थे पैसे। मेरे ही बच्चे थे, एज ए फादर मैं बताऊँ, जब बच्चा 10 रुपए मांग रहा है तो उसको 5 रुपए दे दो, काम चलाओ, अभी दे दो, ये वाला ले लेना यार, ठीक है। आज के पेरेंट्स क्या करते हैं, 10 रुपए बच्चे मांगे तो 500 का नोट दे देते हैं, फिर 500 का हिसाब भी नहीं मांगते, कहाँ आपने खर्च किया। कहाँ खर्च किया आपने, तो फिर मिसयूज करेगा पैसे। जी। ओवर केयरिंग इज द मेन रूट कॉज है। जड़ जो है आजकल बच्चों को खराब करने में वो है ओवर केयरिंग, ओवर फैसिलिटेशन। सुविधाएं दीजिए मगर ओवर हो जाएगा, जरूरत के मुताबिक। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप घी पी लीजिए, उसी दिन मर सकते हैं। घी धीरे धीरे रोज खाते हैं तो आप बलिष्ठ हो जाएंगे, जी। कोई भी चीज हो। तो ये आज के और पहले के बच्चों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क आ गया है, और पेरेंट्स ने अपने को अपडेट नहीं किया। पुराने ख्याल में भी है। नहीं, चकाचौंध से वो पेरेंट्स ज्यादा भ्रमित हैं। भाई पेरेंट्स ने, अब जैसे मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने मोबाइल तो देखा, इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। जी। ये तो राइट, इन्वेंशन ही नहीं था। 1995 से स्टार्ट मेरी हुआ है। सर्विस पीरियड में तो अभी तक नहीं था। अभी 2015 से ठीक ठाक ढंग से स्मार्टफोन आए, उसके पहले तो नोकिया वाला चलता। वो भी बहुत महंगा। 1109 मैंने जब लिया था 2009 में पहली बार, और सिम ब्लैक में लिया था। 1000 रुपये में ब्लैक में सिम खरीदा था। और इलाहाबाद में वहाँ खिड़कियाँ टूट जाती थी, लाठी चार्ज होता, तब सिम मिलती थी। और कोई अगर तो लेके ब्लैक में चले मैंने सिम लिया था 1000 में। कोई फोन सिम लिया तो हो। 100 रुपए की मिलती थी उस जमाने में, 2009 में। तो पेरेंट्स खुद ही उसमें भ्रमित हो गया, उसको भी टच करता है, कुछ का कुछ होने लगता है मोबाइल में। जी। तो अगर बच्चों को कंट्रोल करना है तो उनकी मॉनिटरिंग करने से पहले खुद की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर तब हम कहेंगे बेटा देखो ये इसमें देखने लायक है, ये नहीं देखने लायक है। जी। अच्छा, फोन में सेटिंग भी ऐसी है जो कुछ पेरेंट्स कहते हैं ना, बच्चे नहीं मानते ये देखने लगते। आप फोन में सेटिंग कर दीजिए, उसमें लॉक लगा दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, है सेटिंग कि बच्चे जब खोलेंगे मोबाइल तो वो वाली सीन नहीं आएगी, वो वाले चैनल नहीं आएंगे उसमें। उसमें है, मोबाइल फोन कंपनी को डायरेक्शन है, और उसको कोई फॉलो करता नहीं, उसको कोई सेट करता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको खुद भी तो देखना है, चोरी छुपे। जी। पेरेंट्स को अभी एक सर्वे में आया, मैं बताऊं आपको, बहुत मजेदार। जी। ये आया कि सबसे ज्यादा जो बर्बाद हो रहे हैं वो बूढ़े और बच्चे मोबाइल फोन से, क्योंकि बूढ़े तो पूरी जवानी में नहीं देखे वो मोबाइल क्या होता है। अब वो देखते देखते वो दिन भर, अच्छा उनके पास कोई काम भी नहीं, कोई काम भी नहीं, कोई प्रेशर भी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ कह नहीं सकता कि दादाजी दादी जी क्या करत हो, जी काहे मोबाइल देख रही हो भाई, ये तो कोई कह नहीं सकता। बड़े हैं भाई, तो वो दिन भर उसी में लगे रहते हैं। तो बच्चा जब देखता है कि दादाजी खुद ही लगे पड़े हैं मम्मी खुद ही दिन भर। वर्तमान में इस समय में एक और नया ट्रेंडिंग चल रहा है कि बच्चा हो या कुछ भी हो, रील का वो चलन है इस समय। हाँ, रील बनाते हैं। बच्चा पहले क्या होता था, जब बच्चा स्कूल से घर आए तो माता पिता या जो शिक्षित हैं घर में वो उनको काम दे देते थे, वो देख रेख करते थे। अब तो बच्चे स्कूल से घर आए तो रील में ही व्यस्त हो जाते हैं। रील वो बनाते रहते हैं दिन भर। क्यों? क्योंकि स्कूल में भेजते थे ना हम लोग। तो टीचर्स जो है स्कूल में बहुत बुरी तरह से, आज टीचर किसी काम का नहीं रह गया, उसकी इज्जत खतरे में, सम्मान तो खत्म ही हो गया। जी। 1700-1800 टीचर जेल में है
आज की तारीख में। क्यों? मैं बच्चे को फ़ोन लाने से मना कर दिया, डांट दिया था, फ़ोन छीन लिया था। पेरेंट्स आ गए, बच्चे ने जाकर सुसाइड कर लिया, FIR करा दी पेरेंट्स ने। जी। तो अब इसमें टीचर क्या करेगा भाई? अभी एक वर्कशॉप हुआ था इलाहाबाद में, तो मैं गया था 1.5 साल पहले। तो हम लोग जब वर्कशॉप ख़त्म हुआ तो ऐसे एक फॉर्मल मीटिंग में तो DPS की प्रिंसिपल थी, वो जो रिसोर्स पर्सन थी। जी। तो हम लोगों का मैडम, बच्चे हमारे लोग क्लास में मोबाइल लेकर चले आते हैं, बताइए हम लोग कैसे निपटे इससे। अब बच्चा तो पीछे मोबाइल चला रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। अब ये तो बड़ी बड़ी समस्या आ गई। हम लोग जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। अरे वो तुरंत छूटते ही बोली, अरे सर आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, मेरे स्कूल में तो एक भी बच्चा नहीं है जो ड्रग्स नहीं लेता हो। बात ही खत्म हो गई। मोबाइल से बड़ा ड्रग्स ड्रग्स लेते हो हैं। गया। सारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट, गुटखा, खैनी, चरस, कोकीन, हेरोइन, ये सब ले रहे हैं बच्चे शहरों में। लेकिन पेरेंट्स जानते हुए भी मना नहीं कर पा रहे। पैसे कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स ही पैसे देंगे ना जी। ड्रग्स खरीदने के लिए। ड्रग्स सस्ते तो मिलते नहीं। तो उनकी भाई लग्जरी गाड़ी है, नंबर 2 का पैसा भी कमा रहे हैं। फिर दूसरा भी देख करके वो भी घूस लेने लगता है, यार उसके पास तो ये वाली लंबी फरारी आ गई, हमारे पास तो ये तो रही गाड़ी है पुरानी मॉडल वाली। तो फिर वो घूस और लेता है। देखा देखी। जी। तो एक स्टेटस सिंबल बन गया आज का जो एजुकेशन। अब आप देखिए यूनिवर्सिटी में, अभी मैं देख रहा था वो एक न्यूज़ कि उसमें जो फेयरवेल सेरेमनी है वो होटल में मनाई जा रही है, होटल की तरह। उस लड़की का फोटो भी छपा था। जी। मतलब कम से कम कपड़े में वो स्टेज में डांस कर रही है यूनिवर्सिटी के फेयरवेल फंक्शन, बच्चों को जो फेयरवेल फंक्शन। जी। जी। अब बताइए, ये शिक्षा है? ये शिक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है जी। कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। ऐसी शिक्षा किस काम की? शिक्षा को कोई नाश होने के लिए कह सकता है? ऐसी काम ना कर, वो भी राष्ट्र कवि। जी। लेकिन उन्होंने लिखा और इसको बड़ा सही माना गया, लोगों ने तारीफ की, बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो मनुष्य नहीं बना रही है। इसी कड़ी में सर जानना चाह रहे हैं, एक सवाल है मन में कि लोग स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज शिक्षा, उसके बाद जॉब की तैयारी, फिर जॉब ले लेते हैं तो वो अपने आप को सफल मान बैठते हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया। हम चाह रहे हैं कि आपके दृष्टि में एक सफल इंसान कौन है? सफल आज की जो पीढ़ी है, आज के जो पेरेंट्स हैं, समाज है, वो पैसे की दृष्टि से जिसने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए उसी को सफल मान उसी को सफल मान रहा है। जी। जबकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी वो स्वयं ही है जो ऐसा मान रहा है, क्योंकि पैसे की वजह से ही वो गलत आदतें उसके अंदर आ रही हैं। जी। पैसे को सब कुछ मानने की वजह से उनका खुद का सम्मान नहीं कर रहा है बच्चा, उनको अनाथालय भेज देता है। पेरेंट्स का सम्मान माइनस में हो गया, जीरो में नहीं बचा है। जी। नहीं तो भारत जैसे इतना जो विकसित संस्कृति रही हो, वहाँ अनाथालय खुलते क्या? अनाथालय हमारे मुंह पर सबसे करारा तमाचा है भारतीय संस्कृति। अनाथालय में कौन जाता है भाई? जी। और माँ बाप को ही बच्चे ही छोड़ आते हैं। और जितने सर अनाथालय आप हैं, बताइए, उसमें जो हाई एजुकेशन के लोग हैं उन्हीं अपने माँ बाप। अरे उसमें तो मैंने देखा है कि वो IAS और PCS और कमिश्नर और फौजी अफसर भी वहां पर छोड़ के आते। अभी इंडिया वो चलता था, एयरलाइन चलती थी, पदम पथ सिंघानी एयरलाइंस पहले चलती थी जी। उसके बेटे ने अपने बाप को खुद ही अनाथालय छोड़ाया। अरबपति बाप था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी उसकी। ये रियल लाइफ स्टोरी, कोई कहानी थोड़ी। जी। जी। तो आजकल के बच्चे पैसे कमाने में लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से मैं क्लास में बच्चों को 2 चीजें बताता था। जी। क्या कमाना है? इज्जत, सम्मान। और क्या बचाना है? समय, क्योंकि समय ही जीवन है। समय आप दिन भर वेस्ट कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल में, दिन भर क्रिकेट में, गुल्ली डंडा लिए दिन भर गली कूचे में। क्या है? आप समय की इंपॉर्टेंस समझते नहीं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड का हिसाब रखना चाहिए। जितने महान लोग हुए हैं आप देखिए, आप उनकी स्टडी कर लीजिए, लाइफ हिस्ट्री,
एक शेड्यूल था उनका सबका। टाइम मैनेजमेंट, जी। टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा था, तो वो अच्छे आगे बढ़ गए। इस समय हमें क्या करना है स्टूडेंट लाइफ में? फिर उसके लिए उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने तो, जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, जी। वो 4 स्टेप भी बना दिए थे बाकायदे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ। गृहस्थ में हमने एक अपनी फैमिली शुरू की, नई फैमिली बनाई, शादी ब्याह किया, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया। ये गृहस्थ आश्रम ही सबसे अच्छा आश्रम माना जाता है, जी। क्योंकि उसी में सब संभव है। उसमें सृष्टि को भी आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं। फिर वानप्रस्थ का मतलब जो समाज से लिया, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, खुद के खाने पीने में। अब कपड़े क्या मैं बना सकता हूँ क्या? नहीं। मैं सिल सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं, समाज में और भी लोग हैं। जी। तो अब उस समाज को लौटाने का समय आ गया, वानप्रस्थ। तो इससे मैं प्रभावित हो गया और वानप्रस्थ मैंने लिया। क्योंकि जो कर्ज ले करके हम अगर मर गए तो गड़बड़ होगी ना। और सन्यास का मतलब लोग समझते हैं, आम आदमी, इस सन्यास का मतलब है कि घर गांव छोड़ करके जंगल चले जाना। अब तो खैर जंगल ही नहीं बचे, तो जाए कहाँ आदमी, सब काट डाला आपने। तो जंगल जाना नहीं है। सन्यास का मतलब है घर में ही रहते हुए ऐसे भाव पैदा कर लेना है, सबसे विरक्ति हो जाए। ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है। कुछ दिन के लिए मुझे मिला था, आई एम जस्ट ए ट्रस्टी ऑफ दैट। और रियलिटी तो यही है, सत्य ही सत्य यही, पर कोई मानता नहीं है ये मेरा है। ये सन्यास का भाव है। जी। सन्यास जो है, कोई ये नहीं कि हम शरीर वहां ले जाके जंगल में पटक दें और एकांत में रहें और वहां भूखे मरे, नहीं। यहाँ अच्छे से रहें और अपने व्यवहार से, चिंतन चरित्र व्यवहार, तो अपने व्यवहार से अपने परिवार को अच्छा बनाएं। अब तो देख रहे हैं कि बड़े बूढ़े तो और माया में डूबते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं। जी। तो इसीलिए हमारे गुरु जी ने कहा कि भाई उसमें सबसे पहले आत्मनिर्माण, स्वयं को ठीक करें आप। जी। फिर परिवार निर्माण। परिवार निर्माण में पहले बच्चों को आप ठीक करें। भाई बच्चों को आपने पैदा किया ना, ये समस्या किसने पैदा की? जो बच्चे मैंने पैदा किए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? पहले तो माँ ही बाप उठाएंगे। माँ बाप ही उठाएंगे ना। नहीं और कोई क्यों उठाएगा भाई? क्यों क्यों किसके लिए वो बेचारा आया क्यों है? उठाना चाहिए? सही बात है जी सर। क्यों उठाए भाई कोई और? समस्या तो आपने पैदा की। जी। हैं? तो अब उनको ठीक ढंग से, अब उनके लिए कई पीढ़ियों के लिए जोड़ के हम मरेंगे तिजोरी भर करके, ये गलत बात है ना। उनको ये शिक्षा देना चाहिए कि हम समाज के एक अंग हैं, जो कुछ हमें मिल रहा है वो समाज का ही है, हम उसमें से यूज कर लें, बाकी दूसरों के लिए भी छोड़ दें। जी। अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं। तो मिल बांट कर खाएं मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग भूखे पड़ते रहे, हम अय्याशी करते रहे। हमारे शासकों ने हमारे यहाँ यही तो उदाहरण पेश किया। जी। तो इसीलिए समाज भी ऐसे हो रहा है। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? त्याग। हम प्रेयर करते, हमारे यहाँ प्रेयर होती है, संस्कृत में पूरी प्रेयर है, पूरी प्रेयर संस्कृत में है ना। तो उसमें एक श्लोक आता है, वेद वाक्य है, तेन त्यक्तेन भुंजीतः माँ गृधः कस्यचित् धनम। इसका त्याग पूर्वक उपभोग करना है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः माँ गृधः कस्यचित् धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम, जो जड़ चेतन जो भी ये सृष्टि है ब्रह्मा ने बनाई है, सब में ईश्वर है। इसलिए उसका उपभोग कैसे करना है? त्याग पूर्वक। उतना ही यूज करना है जितना हमें जरूरत है, बाकी दूसरों भी, उसमें दूसरों का भी तो हक है। जी। अब यहाँ तो क्या है कि हम कितना लूट लें, तिजोरी भरें। यहाँ पे तो ये जो समय के अनुसार जो विचारों में परिवर्तन आया है, जी, भौतिकवाद का जो एक चश्मा लगा लिया आदमी ने, वो गड़बड़ करता है। सर जो शिक्षा का स्तर है 5 साल पीछे से और 5 साल आगे का आप देखते हैं, उसमें और पहले और अब में आप क्या बदलाव देखते हैं? आप बहुत ज़्यादा, वही तो मैं बात कर रहा था कि इतना ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। टेक्नोलॉजी आ गई। जी। तो टेक्नोलॉजी से
हर आदमी कनेक्टेड है। जी। शुरू में आई थी तो एक रिचार्ज कराते थे हम लोग महीने भर का या 15 दिन का, 200 रुपये 300 रुपये का एक महीने का आता था जी। और उसमें तो बहुत से लोग तो आपस में ये कह देते थे कि तुम मिस कॉल करना, हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो ऐसे ज़िंदगी चलती थी। अब तो बड़ी सैटेलाइट छोड़ दिए गए और डेटा काफ़ी सस्ता हो गया और तमाम कंपनियां कूद पड़ी, तो हर हाथ में मोबाइल देने के चक्कर में अंधाधुंध मुनाफा कमाने की फिराक में उन्हें सबके हाथ में मोबाइल दे दिया। जियो वाले पहले आए साहब, फिर अब दूसरे साहब आए, तो तमाम इस तरह की चीज़ें आ गई। शिक्षा एक व्यवसाय भी हो गया। तो अब वो शिक्षा का व्यवसायीकरण तो बहुत पहले से ही है। शिक्षा जो भारत में है वो केवल एक व्यवसाय है, कोई शिक्षा नहीं। मैं एज ए टीचर मैं कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में जी यहाँ 29 ईयर यहाँ पढ़ा है। पूरे लाइफ में 38 ईयर्स मैंने अपनी बिताए हैं। 22 साल की उम्र में टीचिंग करने लगा जब MA के जस्ट बाद। पूरी तरह से व्यवसाय हो गया है, सब कमर्शियलाइजेशन है, कुछ नहीं। अब स्कूल वाले किताब तो छोड़िए, किताब तो बेच रहे हैं, किताब बेचने स्कूल वाला का किताब तो किताब दुकानदार का काम है कि सर। अब वो बैग भी बेच रहे हैं, जूता मोजा टाई चप्पल, एक शॉपिंग मॉल खोल के रखे हुए हैं। हाँ, उसमें उनको करोड़ों का तो फायदा उसमें से हो रहा है। किताबों में कमीशन 50-60% जो वही किताबें लगाएंगे जिसमें ज़्यादा कमीशन होगा। मैं बुक सिलेक्शन कमेटी का इंचार्ज रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, तो प्रेशर रहता है भाई कि भाई वही जिसमें तो कम कमीशन है, इसको आपने क्यों लगा दी। हालांकि ये बात मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन रियलिटी तो सर यही, फिर सत्य तो यही है ना। जी मैं भोगा था, मैंने जिया है मैंने ये बात, क्योंकि मैं 20 साल मैंने बुक सिलेक्शन किया है अपने स्कूल में, और कि भाई ये बुक लगाना चाहिए, इसमें ज़्यादा ये वाला तो ज़्यादा % दे रहा है। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं जी। अब मैं तो क्वालिटी वाली सिलेक्ट करने वाला, मैं एज ए टीचर तो मुझे अच्छी किताबें लगानी है। उसमें भी तमाम पब्लिशर हैं, हज़ारों। तो पूरी तरह से व्यवसायिक है, ये एक बिजनेस है, शुद्ध बिजनेस है। और आप अगर देखें हकीकत में जी, तो जो नंबर 2 पैसे जिनके पास है, नंबर 2 के, वही स्कूल खोल रहे हैं। आप देख लीजिए, जो स्टडी करके देखिए, या तो बड़े बड़े नेताओं के हैं या बिजनेसमैन के स्कूल से। ये तो जिसके पास ये साधन है ही नहीं, उसको तो रीढ़ टूट जाएगी मान्यता प्राप्त करवाने में। जितने पैसे खासकर नंबर 2 एजुकेशन माफिया का ये सब उन्हीं के स्कूल है। ये एक ऐसा बिजनेस है कि एक स्कूल नहीं मिलेगा जो अच्छी भावना के साथ खोला गया हो। ये कोई स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी तो खोल नहीं रखी भाई। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, तो उस जमाने में गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने कई देशों के बच्चे आते थे, है ना। तो बिजनेस नहीं था वो, तो ज्ञान, तभी विश्व गुरु कहलाता था भारत। अब आज क्या है, बिजनेस है बस, हो गया। जहाँ देखो 4 बोर्ड टंग जाते हैं हर साल नए, क्योंकि फायदे का बिजनेस है। क्यों फायदे का बिजनेस है? उससे जो इनकम होगी वो इनकम टैक्स फ्री है जी। तो सरकार भी उनको बढ़ावा दे रही है। अब सरकार को क्या फायदा है? सरकार को फायदा ये है कि सरकार ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती शिक्षा और स्वास्थ्य का। ये बहुत कड़वा सच है जी। तो देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए आप, अगर वाकई मरना हो आपको तो चले जाइए, वापस नहीं आने की इच्छा हो मान लो, तो सरकारी में चले जाते हैं लोग, या डाल आते हैं माँ बाप को। और अगर प्राइवेट पैसे हैं तो प्राइवेट में जाइए भाई। सब सारा खेल पैसे का है। अब एक बच्ची माँ को अगर डिलीवरी होनी है आजकल, कितना कड़वा सच है। कारपोरेट पूरी तरह से डोमिनेंट है, हावी है। मेरी बेटी का नोएडा में जब डिलीवरी हुई तो 1.5 लाख रुपए लिए, बताइए, नॉर्मल डिलीवरी में। अगर ऑपरेशन से हुआ 3 लाख। भरवारी से टाउन में कराएंगे तो 50,000 60,000। इलाहाबाद में कराएंगे, प्रयागराज में, तो 1 लाख 1.5 लाख ऑपरेशन में खर्च हो जाएंगे आप। तो अब तो बच्चे पैदा करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए शायद एक पेरेंट ने मुझसे कहा था कि सर बड़ी मेहनत से मैंने बच्चा पैदा किया, आपने मार कैसे दिया? जी। एक पेरेंट बोला था मुझसे। तो चूंकि अब भाई उसका भी कसूर है नहीं, क्योंकि कमर्शलाइजेशन है सब जगह, व्यवसाय है। वो बेचारा, सही बात है, मर मर के पैसे जुटाए और बड़ी मेहनत से उसको फिर पालने पोसने में और किताबें खरीदने में, स्कूल की फीस भरने में और कपड़े खरीदने में,
सबने कमीशन देना है उसको, तो बेचारा तो वैसे उसकी टांग टूट जाती है हड्डी। जी तो ये हाल है। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है तो देहदान का। ये देहदान का जो ख्याल आया आपका कि मुझे देहदान करना है, इसका विचार और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, देहदान तो देखिए हमारे गुरुजी अक्सर हमारे जो अखंड ज्योति पत्रिका आती है उसमें जी ये कहते थे कि भाई देखिए मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसका मरने के बाद कोई यूज नहीं होता है। गाय बैल भेड़ बकरी मुझे सबका इनकी खाल भी काम आ जाती है हड्डियां भी काम आ जाती हैं, लेकिन मनुष्य का नहीं आती है। सही करें आप। तो इसलिए ये था कि भाई अगर मैं जीते जी करने के मेरे किसी की मदद करने की, मान लीजिए मेरे पास पैसे कम है तो मैं कैसे मदद कर पाऊंगा, है? मान लीजिए मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, कोई आदमी कम पढ़ा लिखा है तो कैसे मदद कर पाएगा। तो मरने के बाद तो शरीर वैसे भी जला देना है, गाड़ देना है, कुछ कर देना है। तो अगर मरने के बाद किसी के काम आ जाए, मेरी आँख से कोई और देखने लगे जी कुछ और, किडनी से लिवर से कुछ इस तरह के ट्रांसफर आजकल टेक्नोलॉजी भी है, तो उसके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा फायदा ये है कि जो रिसर्च होते हैं, डॉक्टर्स जो पढ़ते हैं उनके लिए अगर अच्छी बॉडी मिल जाए, जो एक्सीडेंटल मिलती है ज़्यादातर पुलिस लावारिस वाले तो वो ले लेते हैं, वो मेडिकल कॉलेज को मिल जाती है, लेकिन वो उसका रिसर्च वो मकसद पूरा नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने कहा कि नहीं, अगर मरने के बाद मेरा शरीर किसी काम आ जाए तो अच्छी बात है। हालांकि इसमें घर वाले बहुत बाधा पैदा करते हैं वही पूछने वाले थे हम कि घर वाले कि आपने कैसे हाँ, घर वाले तो कि नहीं हम दाह संस्कार करेंगे, ये धर्म में ऐसा लिखा है और ऐसा नहीं, फिर आत्मा जो है भटकती रहती है और ये बिना उसका पिंडदान और तमाम चीजें। हाँ, हमारे हिंदू धर्म एक कल्चर ही है। हाँ, एक संस्कार है जी, संस्कार है। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार जो है वो अंत्येष्टि संस्कार है। तो गर्भाधान से अंत्येष्टि तक 16 संस्कार बताए गए। तो उसमें पेरेंट वो बच्चे और परिवार वाले जल्दी राजी नहीं होते, लेकिन पत्नी मेरी भी राजी नहीं थी, लेकिन मेरे बहू और बेटे ने, मैंने यहाँ से रजिस्ट्री भेजा, उस समय मुंबई में पोस्टिंग थी उनकी, तो उन्होंने साइन करके फिर मैंने उसको भेज दिया। तो बच्चे अब तो चूँकि वो सब गायत्री मंत्र में दीक्षित हैं, गुरु दीक्षा ली रखी है, तो उसमें उनको सब पता है, उनके विचारों से वो जुड़े हुए हैं, तो दे हैप्पीली एग्रीड